एग्जाम, चाहे वो प्री बोर्ड हो फिर चाहे फाइनल हो, वो अपने निर्धारित समय होंगे। इसलिए किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतनी है। बात आ रही समझ में? मैम प्री बोर्ड का डेट आ जाएगा बच्चों, लेकिन उसके पहले आओगे ना स्कूल, जहां भी डाउट क्लियर करना है, जिस सब्जेक्ट में कहीं सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, अभी तो हिंदी में हो ही रहा है, ठीक है। इसलिए सारे लोग कोशिश करो, क्योंकि अब ऑफलाइन ही पढ़ाई होगी, ऑनलाइन अब नहीं होगा, ठीक है। तो सारे बच्चे अपीयर होने की कोशिश करोगे, क्योंकि ज्यादा दिन फिर आना नहीं है, फिर प्री बोर्ड होगा, फिर प्री बोर्ड जिस दिन होगा उसी दिन आना है। इसलिए एकदम टोटल स्ट्रेंथ होना वेरी नेसेसरी, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे अपीयर होंगे। ऑनलाइन में तो आप लोग 80 स्टूडेंट्स में आज तक तो 40 भी नहीं कभी आप लोग जुड़े, पता नहीं क्या करते हो तुम लोग। एनीवे, कल से मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे आएंगे, दोनों सेक्शन आई एंड जे, ओके। चलिए, अब मैं यहां से आज सपनों के से दिन पाठ की समाप्ति की ओर हूँ। लगभग ये चैप्टर समाप्त हो ही जा रहा है अभी। कल उस दिन मैंने यहां तक पढ़ाया था कि शर्मा जी जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने डांटते हुए किसको डांटा उन्होंने? शर्मा जी हेडमास्टर प्रीतम चंद्र को। हाँ, पीटी शिक्षक मास्टर प्रीतम चंद को। और फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है। निलंबित कर दिया, मुअत्तल कर देना यानी उनको सस्पेंड, निलंबित कर दिया गया। और उनको ये मंजूरी के लिए रियासत की जो राजधानी नाभा थी, वहां डायरेक्टर के पास भेज दिया। वहां हरजी लाल नाम के महकमाए तालीम के डायरेक्टर थे, जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी, यानी ऊपर हेड ऑफिस। कुछ दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। यानी फिर से उनको रीअपॉइंटमेंट के लिए नाभा के जो डायरेक्टर थे, जब तक उनको अपॉइंट नहीं करेंगे, बहाल का अर्थ होता है अपॉइंट, नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती, फटने को आती, छाती धक धक करने लगती। बच्चे फिर डर जाते, भयभीत हो जाते कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर मास्टर प्रीतम चंद कक्षा लेने आ जाएं। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी, यानी कभी कभी स्वयं प्रिंसिपल शर्मा जी या एक दूसरे शिक्षक थे नौहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने न आ जाते, हमारे चेहरे मुरझाए रहते, इस भय से कि कहीं फिर वापस प्रीतम चंद तो नहीं आ जाएं। लेकिन शर्मा जी को देखकर या फिर नौहरिया राम जी, ये दोनों शिक्षकों को, इन दोनों में से किसी एक को देखकर फिर बच्चे खुश हो जाते। आ रही बात समझ में? फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा था, वहीं आराम से रह रहे थे। बाद में पता चला कि बाजार के एक दुकान में ऊपर जो छोटी छोटी खिड़कियां वाला चौबारे जो था, उसको किराए पर ले रखे थे, वहीं आराम से वो रह रहे थे। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। अब दूसरे विद्यार्थी जो है 7वीं 8वीं के बच्चे जो थे, बड़े थे, वो मास्टर प्रीतम चंद के घर आया जाया करते थे, क्योंकि वे छोटे मोटे काम कराने के लिए उन बच्चों को बुलाते थे। तो वो बच्चे आकर क्या बताते थे कि उनको अपने निलंबित होने की, मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं है, परवाह नहीं है। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतार कर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते हैं। उन्होंने बताया, बच्चों ने, कि उन्होंने घर में अपने एक पिंजरे में 2 तोते को उन्होंने पाला है और उसको बादाम खिलाते हैं भिगोकर, और उन्हीं के साथ वो बातें करते हैं। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे। बच्चे कह रहे थे कि हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे, जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते। अभी जो छोटे बच्चे हैं ये बोल रहे थे, कभी कभी हम बड़े सीनियर क्लास के जो बच्चे थे, जब उनके घर जाते थे काम करने, तो हम लोग भी उनके साथ जाते थे। और वहां उन्होंने ये बच्चे जो हैं 2 तोतों को उन्होंने देखा था,
परंतु हमारे लिए यह चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक घेर देते, वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। अब बच्चे बड़े आश्चर्यचकित थे कि हम तो जीते जागते इंसान के बच्चों को वो कभी प्यार नहीं किए, मारते रहते थे, लेकिन ये तोतो जो हैं, जो पक्षी हैं, उनसे भला वो मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। क्या तोतों को उनकी दहकती भूरी आंखों से भय न लगता था। अब बच्चे थे, वो सोचते थे कि अरे हम लोग तो इनके नाम से डरते हैं, इनको देख कर डरते हैं, तो क्या वे तोते को मास्टर जी के आंखों से, उनकी दहकती आंखें यानी बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति के थे, क्या इन तोतों को डर नहीं लगता था। हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी, बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। लेखक कह रहे हैं कि हम लोग उस समय छोटे थे, ये सारी बातें समझ में नहीं आती थी, लगता था कि ये सारी बातें दूसरे लोग की हैं, हम लोग उससे क्या लेना देना। ठीक है, बात आई समझ में, ये कहानी आई समझ में, सपनों के से दिन। अब इसमें बताइए कि इसमें किन किन चीजों का वर्णन लेखक ने किया, जिसको जो समझ में आ रहा है बताइए मुझे। इस पाठ में लेखक गुरदयाल सिंह ने किन किन बातों की चर्चा की है। सभी बच्चे एक एक वाक्य ही बताइए, एक एक बताएंगे तो बहुत हो जाएगा। हाँ, ये अपने दोस्तों के बारे में बताया है। गुरदयाल सिंह ने किसके बारे में बताया? बोलो बोलो, सब लोग बैठो नहीं, चुपचाप नहीं रहो। हाँ, सबसे पहला उन्होंने किसके बारे में चर्चा की? सबसे पहले गुरदयाल सिंह लेखक बच्चों की हाँ मैम, बच्चों को खेल खेलने की जोश, बच्चों का खेल प्रेम, यानी जो बच्चे छोटे छोटे वो अपने बाल्यावस्था की बात कर रहे थे कि दूसरे प्रांत, दूसरे राज्यों से, दूसरे भाषा भाषी, मैंने दूसरी भाषा बोलने वाले बच्चे, लेकिन खेल के वक्त आपसी प्रेम का उन्होंने उल्लेख किया है कि खेल में भाषा बाधक कभी नहीं बनी, यानी दूसरे प्रांतों की बोली बोलने वाले बच्चे, है ना, उनकी बोली जो ऐसे समझ में नहीं आती थी, लेकिन खेलने के वक्त खेल प्रेम की भावना इतनी बलवती होती थी कि सभी बच्चे आपस में एक दूसरे की भाषा से अनजान होते हुए, एक दूसरे की बोली से अनजान होते हुए भी उनके प्रेम में, आपसी प्रेम में कोई कमी नहीं होती थी। यही ना है? हाँ, क्या सहमत हो? यस मैम। यस मैम। ये था बच्चों का खेल प्रेम। दूसरा था लेखक का बाल्यकाल। लेखक अब अपने बाल्यकाल के बारे में बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे, पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, तो अधिकतर बच्चे रोते हुए जाते थे, लेकिन कुछ ही बच्चे जो थे जो रोते हुए नहीं जाते थे, और हरी हरी घास बड़ी अच्छी लगती थी। उसके बाद जो फूल के वहां जो फूल खिले रहते थे, उस फूल को क्या करते थे, तोड़ लेते थे, तोड़ के सूंघते थे कुछ देर, और फिर उसको बकरी के मेमनों की तरह मुंह में डाल के चबा जाया करते थे। तो ये स्कूल का उन्होंने वर्णन किया है। उसके बाद ग्रीष्म काल का वर्णन किया है, पॉइंट्स वाइज दिमाग में रखोगे। ग्रीष्म अवकाश का उन्होंने वर्णन किया कि किस तरह से नानी के घर जाया करते, कैसे खाना खाते, कौन सी बोली बोलते तो नानी कैसे खुश हो जाती, फिर वो अपने पोते पोतियों को क्या उदाहरण देती थी, फिर वो तालाब में किस तरह से वहां खेलते थे, है ना। और जिस साल वो नहीं भी जाते थे ननिहाल, उस साल भी फिर अपने जहाँ मंडी में जहाँ वो रहते थे वहां भी एक तालाब था, उस तालाब में जाकर वो लोग क्या करते थे अपने दोस्तों के साथ, उसका वर्णन है। ठीक है, फिर अवकाश समाप्ति से पहले जहाँ छुट्टियां जो है, पहले स्कूल की छुट्टियां 1.5-2 महीने हुआ करती थी, और विद्यालय से ग्रीष्मावकाश का गृह कार्य उनको मिला होता था, है ना, समर हॉलीडे जिसको ग्रीष्मावकाश गृह कार्य मिला होता था। वे लोग हिसाब लगाते, 200 गणित के जो मास्टर थे वो 200 हिसाब हर बच्चे को देते थे कि ये काम करना है। तो फिर वो लोग हिसाब लगाना शुरू करते कि चलो एक दिन में 10 बनाएंगे, फिर 15 पर आते, फिर 20 पर आते। तो इस तरह से छुट्टियां लगभग समाप्त जब होने लगती, तो कुछ बच्चे थे जो सोचते थे कि गृह कार्य तो पूरा करके स्कूल नहीं जाएंगे विद्यालय, इससे सस्ता सौदा क्या वो मानते थे, शिक्षकों का मार खा लेना, है ना। बच्चे सोचते थे कि गृह कार्य तो पूरा करके जाना नहीं है, हाँ ठीक है, शिक्षक यदि मारेंगे उनकी मार खा लेंगे, क्योंकि गृह कार्य करने की बजाय मार खाना उनको ज्यादा सस्ता लगता था, है ना। और
उनका मुखिया कौन था, कौन सा बच्चा था लीडर? होमा। ओमा। ओमा जो था इन सब में आगे था, उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, और ओमा जो था वो इन सभी बच्चों का एक तरह से कहिए ग्रुप लीडर था। फिर विद्यालय का वातावरण, विद्यालय कैसा था दिखने में, वहाँ कितने कमरे थे, शर्मा जी का कमरा कहाँ था, उनका हेडमास्टर साहब का, स्कूल की प्रार्थना समय किस तरह से मास्टर प्रीतम चंद का व्यवहार होता था। तो मास्टर प्रीतम चंद का व्यवहार बहुत सख्त था, बहुत अनुशासित शिक्षक थे और बच्चों को अनुशासन में रखना चाहते थे। लेकिन कभी कभी बच्चों को जब स्काउट एंड गाइड कराने के वक्त जब वो नीली पीली छड़ियों हरी झंडियां दे देते उनके हाथ में, और स्काउट की परेड कराने के वक्त जब वो लेफ्ट राइट बोलते है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं बोलते, और जब बच्चे बहुत अच्छे से करते उनकी बात को सुनते हुए, क्योंकि बच्चों में डर भी रहता था और पढ़ाई के अलावा दूसरी एक्टिविटीज यानी क्रियाकलाप बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद था। यानी स्काउट और गाइड का की जो कक्षा होती थी और मास्टर प्रीतम चंद जब वो कराते थे तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता था, और शायद वही एक कारण था जिस समय बच्चे विद्यालय जाना पसंद करते थे। फिर लेखक का मध्यम वर्गीय परिवार की बातें, कि लेखक की पढ़ाई तीसरी चौथी के बाद ही खत्म हो गई होती, लेकिन पढ़ाई आगे जारी रही। उसका कारण क्या था? हेडमास्टर साहब द्वारा दी गई पुरानी किताबें। वो एक ऐसे परिवार में पढ़ाने जाते थे हेडमास्टर साहब जहाँ जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, और वो लेखक गुरदयाल सिंह भी पढ़ने के प्रति इच्छुक थे और उन्हें भी पढ़ना पसंद था। तो मदद के स्वरूप, यानी उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसके लिए हेडमास्टर साहब उनका ध्यान रखते थे शर्मा जी, और किताबें उस बच्चे से लेकर इनको दे देते थे। ठीक है, इस तरह से इनका मध्यम वर्गीय परिवार होते हुए भी उनकी पढ़ाई जारी रही। फिर दूसरे विश्व युद्ध के समय का यहाँ पर वर्णन किए हैं कि उस समय कैसे फौजी जो थे, अंग्रेज जो थे, वो नौटंकी वालों को साथ लेकर गांव गांव घूमते थे, और जो नौटंकी वाले थे वो नाटक दिखा दिखाकर गीत के बोल कि भर्ती हो जा रहे रंगरूट, इस तरह से स्वरचित वो गाना का निर्माण करते थे और तरह तरह का भेष धारण करके नाचते थे, और फौज की सुविधाओं के बारे में वर्णन करते थे। गांव के जो युवक थे उनको आकर्षित करने के लिए कहते थे कि यहाँ रहोगे तो तुम्हें फटे जूते पहनने को मिलेंगे, सूट बूट नहीं मिलेंगे, वहां जाओगे तो तुम्हें जूते मिलेंगे, सूट मिलेंगे पहनने को। इस तरह से फौज के का वर्णन करते हुए उनको आकर्षित करने का काम करते। फिर अंतिम है मास्टर प्रीतम चंद का व्यक्तित्व, कि उनका शरीर जो था ठिकना कद था, गठीला शरीर था, दाग से भरा हुआ चेहरा था, आंखें बाज के समान थी, और चमड़े के चौड़े पंजे वाले बूट जो है वो चलते थे, तो उसकी वो सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करती थी। उनका सजा देने का तरीका बहुत बर्बरतापूर्ण था। वो यह नहीं सोचते थे कि छोटे बच्चे हैं और कील ठुके हुए बूट से बच्चों को पैरों पर प्रहार कर रहे हैं तो इसका क्या बुरा असर पड़ेगा, ये कभी नहीं सोचते थे, है ना। और कभी कभी उन्हें चौथी कक्षा में फारसी पढ़ाने के लिए भी जाना पड़ता था, और इस तरह से जब एक बार बच्चों को सजा दे रहे थे तो मास्टर प्रीतम चंद ने उनकी शिकायत नाभा रियासत के पास कर दी थी, जिसके कारण वो निलंबित कर दिए गए थे। लेकिन इसके बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और न ही उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन आया। ठीक है, कहानी आई समझ में सब, उसका स्टेप बाय स्टेप। यस मैम। अब इसमें से आप लोगों का शॉर्ट प्रश्न तो नहीं आएगा इस बार, बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं आएगा इस बार। आपका जो प्रश्न का रूपरेखा है इसमें से 2 प्रश्न इसमें संचयन से अब जो भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे 4 अंक के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 4 अंक के प्रश्नों के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। चलिए मैं लिखवा देती हूँ, या इस पाठ को अभी छोड़ दूं, पहले टोपी शुक्ला स्टार्ट कर दूं, एक ही साथ तीनों पाठ का लिखवाऊंगी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको लिखवाऊं, बोलिए। नो मैम, पढ़ा लीजिए पहले। टोपी शुक्ला आरंभ कर दूं? हाँ यस मैम। अंतिम चैप्टर वही है टोपी शुक्ला संचयन का, उसको आरंभ कर दूं? ठीक है,
और फिर जब विद्यालय खुल जाएगा, कल से आप लोग आने लगेंगे तो लिखवाने का काम भी करूंगी। पहले टोपी शुक्ला पाठ को पढ़ा दे रही हूँ, ठीक है। हरिहर काका हो गया, सपनों के से दिन हो गया, अंतिम पाठ है टोपी शुक्ला। चलिए तो पाठ का नाम मैं लिख दे रही हूँ, सपनों के से दिन समाप्त और इनके जगह टोपी शुक्ला। ओके, टोपी शुक्ला। चलिए, सबकी किताबें खुली हुई हैं? हाँ हाँ, यस मैम। इसके लेखक कौन है टोपी शुक्ला के, बताइए। राही मासूम रजा। यस, राही मासूम रजा, याद रखिएगा, टोपी शुक्ला। इस पाठ में दो बच्चों की कहानी है, दोनों दो संप्रदाय के हैं। टोपी शुक्ला जैसा कि नाम से इनका असली नाम दूसरा है, और बलभद्र नारायण शुक्ला इनका असली नाम है, बलभद्र नारायण शुक्ला, टोपी शुक्ला का। और उनका एक दूसरा दोस्त है इफ्फन, एक मुस्लिम लड़का है, मुस्लिम बच्चा है जिसका नाम है इफ्फन, लेकिन उसका असली नाम है सैयद जरगाम मुर्तजा, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखेंगे। टोपी शुक्ला का वास्तविक नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला और इफ्फन का वास्तविक नाम है सैयद जरगाम मुर्तजा। क्लियर? क्लियर हुआ सबको? अब कहने के लिए ये दोनों बच्चे अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जाति धर्म के होते हुए भी इनकी आपसी दोस्ती, स्कूल में इनकी जो दोस्ती है वो कैसे इनकी दोस्ती होती है, फिर इनकी दोस्ती, ये दोनों दोस्त कैसे अलग हो जाते हैं, किन परिस्थितियों में अलग हो जाते हैं, और अंत में टोपी शुक्ला क्या निर्णय लेता है कि वो ऐसे बच्चे से कभी दोस्ती नहीं करेगा। जब इफ्फन के पिता का तबादला हो जाता है दूसरे शहर में, तब टोपी उस समय जो बलभद्र नारायण शुक्ला है वो प्रतिज्ञा करता है कि अब मैं कभी ऐसे बच्चे से दोस्ती नहीं करूंगा जिसके पिता की तबादले वाली नौकरी हो, ठीक है। फिर टोपी को अपने घर में अपने माता पिता, दादी, बड़ी बहन सबकी उपेक्षा सहनी पड़ती है, और कहा जाता है कि छोटे बच्चे का मन बहुत नरम होता है, बहुत भावुक होते हैं, और वो प्यार को अपना सब कुछ मानते हैं। वो ऐसे, उनके सामने जाति धर्म का कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि कहा भी जाता है कि प्यार की कोई जाति बंधन, कोई भी जाति धर्म नहीं होती है। प्यार की जो परिभाषा होती है वो शुद्ध होती है, हर जाति संप्रदाय धर्म सबसे सबसे ऊपर होती है। तो टोपी शुक्ला कहानी की शुरुआत हम लोग करते हैं। इफ्फन के बारे में कुछ जान लेना। बैठ के हुआ काला लगा रहा है। किसके घर से आवाज आ रही है? जिशान, माइक ऑफ करो। इफ्फन के बारे में कुछ जान लेना इसलिए जरूरी है कि इफ्फन टोपी का पहला दोस्त था। इस इफ्फन को टोपी ने सदा इफ्फन कहा। दोनों फ के नीचे नुक्ता, आधा फ के नीचे भी नुक्ता, पूरा फ के नीचे भी, तो हम लोग इसको इफ्फन पढ़ेंगे, लेकिन टोपी हमेशा इफ्फन ना कहकर उसको इफ्फन कहता था। इफ्फन ने इसका बुरा माना, परंतु वह इफ्फन पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे खपले हो रहे हैं, यानी नाम बदलने से कैसे कैसे घोटाले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं, और मोहम्मद हो तो पैगंबर। नामों के चक्कर में पढ़कर लोग यह भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे, यानी दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। दोनों ही पशुपति यानी पशुओं के मालिक गोवर्धन और ब्रजकुमार थे, यानी पैगंबर जो थे मोहम्मद
वो जानवर चराया करते थे। कौन सा जानवर बताइए? कृष्ण क्या चराते थे? गाय। और पैगंबर, जिनको मोहम्मद पैगंबर कहते हैं, वो भी जो जानवर चराते थे वो भी दूध देने वाला ही जानवर। तो इसीलिए तो कहता हूं कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी न केवल अधूरे हैं बल्कि बेमानी है। बेमानी मतलब बिना मतलब के। यानी अगर हम टोपी की बात करेंगे तो इफ़न की कथा भी, इफ़न के बारे में भी जानना उचित होगा, और यदि इफ़न के बारे में बात करेंगे तो टोपी के बारे में भी जानना उचित होगा, क्योंकि दोनों दो धर्म, दो जाति, दो संप्रदाय के होते हुए भी दोनों में दोस्ती, अटूट दोस्ती थी, अगाध मित्रता थी, बहुत गहरी मित्रता थी। इसलिए इफ़न के घर चलना जरूरी है। यह देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि सबसे पहले टोपी के यहाँ नहीं, पहले हमको किसके बारे में जानना चाहिए? इफ़न के बारे में, कि उसके घर की हवा कैसी है, किस तरह के घर का वातावरण है, किस तरह का उसका परिवार है, इसके बारे में जानना जरूरी है। इफ़न की कहानी भी बहुत लंबी है। लेखक कह रहे हैं कि इफ़न की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी का सुन रहे हैं। लेखक क्या कह रहे हैं कि इफ़न की कहानी तो बहुत लंबी है हम लोग, लेकिन किसकी बात सुन रहे हैं? टोपी की कहानी। इसीलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए जरूरी है। मैंने इसे जरूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। न टोपी इफ़न की परछाई है और न इफ़न टोपी की। ये दोनों दो आजाद व्यक्ति हैं। लेखक कह रहे हैं कि दोनों दो आजाद व्यक्ति हैं, दोनों का चरित्र अलग है, दोनों का जाति अलग है, दोनों के घर के तौर तरीके अलग हैं, दोनों एक ही जाति धर्म के नहीं हैं, दोनों का दो अलग अलग व्यक्तित्व है, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत मित्रता है। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट यानी विकास एक दूसरे से आजाद तौर पर हुआ, यानी दोनों की परवरिश के तरीके भी अलग अलग हैं। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली, जो मैंने बताया कि नियम, कायदे, कानून दोनों को दो तरह की मिली। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, यानी इन दोनों बच्चे, इतने छोटे बच्चे जीवन के बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन इन लोगों ने सोचा, उसका वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। फिर भी इफ़न कहानी टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। अटूट मतलब न टूटने वाला, मजबूत। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। अब लेखक यहाँ कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे ये नारा है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो लेखक कह रहे हैं कि मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं यह बेवकूफी क्यों करूं? क्या मैं रोज अपने बड़े या छोटे भाई से कहता हूं कि हम दोनों भाई भाई हैं? अगर हम मानते हैं कि मुस्लिम हमारे भाई हैं, मुस्लिम मानते हैं कि हिंदू हमारे भाई हैं, तो इसको रोज सुबह उठकर गाना गाने की जरूरत नहीं है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्योंकि हम अपने घर में अपने भाई या बहनों से क्या प्रतिदिन सुबह उठकर कहते हैं छोटे भाई या बड़े भाई को कि तुम हमारे भाई हो, या बहन को कि तुम हमारी बहन हो? नहीं कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे मन में दूसरी धर्म या जाति के प्रति प्रेम की भावना है, भक्ति की भावना है, श्रद्धा की भावना है, अपनापन की भावना है, तो प्रतिदिन ये कहने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जिस तरह से हम अपने रक्त संबंध यानी अपने भाइयों को नहीं कहते हैं कि तुम हमारे भाई हो, इसी तरह अगर हम किसी दूसरी जाति के किसी भी व्यक्ति को अपना भाई मानते हैं तो उसको प्रतिदिन याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि तुम हमारे भाई हो। बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ, बात समझ में आ रही है? यस मैम। यस मैम। यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? लेखक कह रहे हैं कि यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? आप भी नहीं कहते होंगे। हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की जरूरत नहीं, और यदि नहीं है तो कहने से क्या फर्क पड़ेगा? अगर मान लीजिए हम आपको भाई नहीं मानते, आप मुझे भाई नहीं मानते, तो कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और अगर मानते हैं तो भी नहीं कहने से फर्क पड़ेगा, क्योंकि मानना दिल की बात है, जबान की बात नहीं है। तो जबान कुछ और कहे, दिल कुछ और कहे, तो फिर तो बात फिर गड़बड़ है। अगर दिल जिस चीज को मानता है, जबान न भी कहे तो भी चलता है, क्योंकि रिश्ते दिल से बनते हैं, जबान से नहीं। मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है, ये नेताओं का फंडा है। नेतागण कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, क्योंकि उनको वोट लेना है। तो वोट लेने के समय वो लोग कहेंगे कि हम लोग आपस में बहुत सारे लंबे चौड़े वादे करेंगे, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद फिर वो वादे उन्हें याद नहीं रहते। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं तो कोई नेता नहीं हूं, मैं तो एक कथाकार हूं और एक कथा सुना रहा हूं। यानी लेखक कह रहे हैं कि मैं तो कथाकार हूं, मैं दो धर्मों, दो संप्रदायों के दो बच्चों की कहानी सुना रहा हूं, मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूं। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं, यानी ये दो जो बच्चे हैं। आपको पता है कि किसी भी कहानी के लिए पात्रों का होना जरूरी है। अब वो पात्र किस संप्रदाय के हैं? एक हिंदू और एक मुस्लिम। दोनों बच्चे हैं, दोनों के दो नाम हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा। एक को टोपी कहा गया है और दूसरे को इफ़न, यानी इनका ये बुलाने का नाम है, टोपी और इफ़न। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे, यानी नामी गिरामी व्यक्ति थे। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला यहाँ पर दिया हुआ है, इस्लाम का एक पवित्र स्थान, कि मरे की लाश करबला ले जाई जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफ़न का बाप हुआ। अब लेखक कह रहे हैं कि इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। वे लोग काफिर यानी जो दूसरे देश में पैदा हुए और काफिरों के देश में ही मरे, परंतु वसीयत करके क्या गए कि बेशक बंटवारे के बाद मैं दूसरे देश में मेरी मौत होगी, लेकिन मरने के बाद मेरे लाश को कहाँ ले जाया जाए? इस्लामों का जो पवित्र स्थान है वहां ले जाकर दफन किया जाए। ठीक है, तो इस तरह से उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ था वह बढ़कर इफ़न का पिता बड़े होने जब इफ़न के पिता का नाम यहाँ है सैयद मुर्तुजा हुसैन। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए, लेकिन इफ़न के दादा ने कहा था कि नहीं, बंटवारे से पहले मेरा जहां जन्म हुआ था मेरे लाश को वहीं दफनाया जाए। लेकिन इफ़न के पिता ने, चूंकि वो हिंदुस्तान में पैदा हुए, तो उन्होंने ऐसी कोई वसीयत नहीं की थी। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। इफ़न की परदादी भी बड़ी नमाजी बीवी थी। नमाजी यानी जो नियमित रूप से नमाज पढ़े उसी को कहते हैं नमाजी बीवी, यानी नमाजी महिला थी। करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और जाने कहाँ की यात्रा कर आई थी। ये सारे मुस्लिमों के धार्मिक स्थल हैं, जैसे हिंदुओं के हैं ना केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना, उसी तरह से करबला, नजफ, खुरासान और काजमैन और जाने कहाँ की यात्रा कराई थी। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और मांस का सदका का अर्थ होता है एक टोटका, है ना, भी जरूर उतरवाती। बहुत लोग मानते हैं कि घर से जब वो निकले तो मीठा कुछ खा के निकलते हैं, चीनी खाकर, दही गुड़ कुछ भी, या एक गिलास पानी ही पी लेते हैं, या भगवान की जो तस्वीर रहती है उसके सामने सिर झुकाकर, मत्था टेक कर, क्योंकि बाहर निकलने वाला व्यक्ति किन समस्याओं से उसे जूझना पड़ेगा, किन परेशानियों का उसको सामना करना पड़ेगा, वो उसे पता नहीं होता है। इसीलिए जब वो निकलता है तो अपने परिवार को छोड़कर जब जाता है तो इस उम्मीद में कि शाम को मैं सकुशल अपने घर, अपने परिवार के पास लौट जाऊंगा। तो ये इफ़न की जो दादी थी वो भी यही करती। जब भी कोई घर से जाने लगता, और ऐसे भी यह मान्यता है कि खाली बर्तन देखकर लोग घर से नहीं निकलते हैं,
यानी बाल्टी खाली या कोई मग खाली, कुछ भी नहीं, भरा हुआ जल से भरा हुआ बर्तन देखकर ही। भरा पूरा का मतलब है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो आपका काम संपन्न हो जाए। तो इफ़न की दादी भी यही करती कि एक पानी का भरा हुआ घड़ा दरवाजे पर रखवाती और इस टोटका को वो जरूर करती। इफ़न की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली, यानी इफ़न के पिता, दादी के बेटा ही न हुए, तो जब इफ़न के पिता को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई बोली। वो चारपाई के पास, यानी अपने बेटे की चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हो गई और क्या मन्नत मांगी, माता मोरे बच्चे को माफ कर दो। यानी इनकी बोली जो थी वो हिंदी नहीं थी, पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। पूर्वी यानी पूरब की तरफ बोली जाने वाली भाषा, जो इस तरह की भाषा होती थी, हिंदी नहीं होती थी। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, यानी लखनऊ वाली जो हिंदी थी उर्दू वो दूसरी तरह की थी। वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए, तो गाने बजाने के लिए उनका दिल परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी दिल में सोच कर रह गई। जब इफ़न के पिता की शादी हुई तो वो चाह रही थी कि घर में खूब गाना बजाना करे, नाच गाना हो, लेकिन इफ़न के पिता को ये सारी चीजें पसंद नहीं थी, इफ़न के दादाजी को। तो बेचारी मन में सोच कर रह गई। लेकिन हाँ, इफ़न की छठी पर उन्होंने जी भर कर जश्न मना लिया। लेकिन जैसे इफ़न का जन्म हुआ, उन्होंने मन की जितनी इच्छा, जो उनका अधूरी इच्छा थी, उसको उन्होंने पूरा किया। बात यह थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था, यानी घर में रोकने वाला कोई नहीं था, तो इसीलिए अपनी उनकी जो इच्छा थी वो पूरी हुई। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आता। या नाक नक्शा से तात्पर्य है रूप रंग, यानी घर में औरतों को इस परिवार में ये आजादी नहीं थी कि वो अपने बेटे की शादी में या अपने पोते के जन्म पर जश्न मना सके। लेकिन इफ़न की दादी इफ़न के पिता के पैदा होने पर जश्न नहीं मना सकी, उसके विवाह में भी जश्न नहीं मना सकी। लेकिन पोते की जब जन्म हुआ, यानी इफ़न का जब जन्म हुआ, तो उसके दादाजी इस दुनिया में नहीं थे। हेलो, Yes, ma'am. अरे बात समझ में। बस इस तरह से उनकी दादी ये इफ़न के जन्म के समय में अपने मन की जो भी इच्छा थी उन्होंने उसको पूरा किया। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, मौलवी इनके पति थे, यानी इफ़न के दादाजी, लेकिन उसकी दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो कि घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। जब इफ़न की दादी अपने मायके में थी और पिता उनके जमींदार थे, और जमींदार के घर में गांव के जो लोग क्या करते थे, काली काली मिट्टी की पुरानी हांडी, उसमें इतना ज्यादा घी, वो हांडी जो है, घी की मात्रा उस हांडी में इतनी ज्यादा भर जाती है कि कितना भी धोने पर उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। लाल रंग की मिट्टी की हांडी काली हो जाती थी, क्योंकि उसको आग के ऊपर रखा जाता था, हल्के आग में, जिसके कारण भी रंग परिवर्तित होता था। और उसमें मलाई वाली दूध रहने के कारण वो हांडी इतनी मजबूत हो जाती थी घी के कारण। तो उस तरह के घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से दही आया करता था। बस मायके जाती तो लपड़ सपड़ जी भर के खा लेती। बेचारी जब भी अपने मायके जाती, शादी के बाद, बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, इसलिए जब भी उनको मन करता घी ऐसी दही खाने की, तो अपने जब भी मायके जाती तो जी भर के ये सारी चीजों को खाती।
और लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलवी बन जाना पड़ता, क्योंकि उनके पति मौलवी थे। तो जैसे आती वो सब खाना पीना उनका छूट जाता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे न मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। यानी मौलवी हैं किसी अपने धर्म के प्रति, संप्रदाय के प्रति नियम कानून जो था उसका पालन करना पड़ता था, और जो इरफान की दादी को पसंद नहीं था। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। एक तो छोटी उम्र में ब्याह करके आई, बहुत छोटी थी, बच्ची थी, और खाने पीने को भी ये सारी चीजें नहीं मिलती, तो उनकी आत्मा हमेशा बेचैन रहती थी। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ, यानी कौन से धार्मिक स्थल में तुम्हारे लाश को दफनाया जाएगा, करबला या नजफ। तो बिगड़ गई, नाराज हो गई, बोली ए बेटा, जौनू तू से हमरी लाश न संभाली जाए, हमरे घर भेज दी हो। यानी वो पूर्वी भाषा में बोली, मैं क्या बोली, क्या बेटा सुनो, तुमसे यदि मेरी लाश न संभाली जाए तो मेरे घर भेज देना। वो अपना घर कौन सा बोली बताइए? लखनऊ। लखनऊ, यानी अपने पिता का घर। तो क्या शादी के बाद लड़कियों का अपना घर फिर उनका मायके रहता है? नहीं, विवाह के बाद लड़कियों का वास्तविक घर उनका अपना ससुराल हो जाता है। लेकिन मरनासन स्थिति में वो थी, उनको याद ही नहीं रहा कि मेरी शादी हो गई है, क्योंकि अंतिम समय था उनका। और इसीलिए उनके पुत्र ने जब उनसे पूछा कि आपकी लाश को कहाँ दफनाया जाए, तो वो नाराज हो जाती है और बोलती है लखनऊ में मेरे घर भेज देना। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है, कि उनका वास्तविक घर अब लखनऊ नहीं बल्कि जहां वो ब्याह करके आई थी वो है उनका घर। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है। मरते वक्त ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं। यानी उनका घर जो है वो कराची में था, और कस्टोडियन यानी उस घर का मालिक, मालिकाना हक उनकी जो देखभाल कर रहा था सरकार। कस्टोडियन का मतलब होता है जिस संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक ना हो और उसका संरक्षण करने वाला विभाग, उसको कहा जाता है कस्टोडियन।